हेलो, वेलकम ऑल। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोलॉजी। आज हम हाइड्रोलॉजी में देखेंगे सबसे फर्स्ट वर्ल्ड वाटर बैलेंस। टोटल वाटर ऑन अर्थ दैट इज इक्वल्स टू 1380 मिलियन किलोमीटर क्यूब। किलोमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1400 मिलियन किलोमीटर क्यूब। दैट इज और वाटर प्रेजेंट इन टोटल। 96.5% is ocean water, that is saline water, and remaining 3.5 in which 1% is on land, that is on river and lake, that is also a saline water. So what we have to do is the remaining 2.5% of 1400 million cube meter, which is equals to 35 million kilometer cube. This is the only fresh water we have. इसी फ्रेश वाटर की हम हाइड्रोलॉजी फाइंड करते हैं। ये हमारे पास में इस 35 मिलियन किलोमीटर क्यूब वाटर में से भी 24.4 मिलियन किलोमीटर क्यूब इज़ फ्रोज़न एंड 10.6 ओनली 10.6 मिलियन किलोमीटर क्यूब इज़ इन लिक्विड फॉर्म। इन्हीं का हम ही हाइड्रोलॉजी पार्ट देखना होता है। तो हाइड्रोलॉजी टर्म्स में कुछ हाइड्रोलॉजी चैप्टर में कुछ हमारे पास में टर्म्स आती है। फॉर एग्जांपल वन ऑफ इज प्रेसिपिटेशन, जैसा कि हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में भी देखा था। तो प्रेसिपिटेशन इज दिस डिनोट्स ऑल फॉर्म ऑफ वाटर दैट कम्स टू द अर्थ सरफेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जांपल रेन, स्नो, हेल। हेल मीन्स स्मॉल लम्स ऑफ आइस, ओले जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ड्यू एंड स्लीट। स्लीट इज लिटिल पार्टिकल्स ऑफ rain or melted snow that freeze into ice pellets before hitting the ground. For example, ये हमारी कोई भी एक स्टील कोई भी प्लेट, कोई कार है, इस पर छोटे छोटे से हमारे पास में आइस के कुछ क्यूब्स आ जाते हैं। इन्हीं हम क्या बोलते हैं, स्लीट। इन्हीं में कुछ हमारे पास में टर्म्स, जैसे कि हम लोगों ने रेन के लिए देखा, तो रेन सबसे इम्पॉर्टेंट है। रेन के लिए हम लोग देखते हैं सबसे फर्स्ट इज रेनफॉल। रेनफॉल इज़ व्हाट, 0 से अगर 2.5 mm पर डे हमारे पास में रेन है तो दैट इज़ लाइट रेन। 2.5 से 7.5 mm पर डे है तो दिस इज़ मीडियम रेन, एंड ग्रेटर देन 7.5 mm पर डे है तो दैट इज़ हैवी रेन। अब बात आती है कि 7.5 mm, ये mm में रेन है क्या एक्चुअली। जनरली कुछ हमारे पास में रेन गॉजेस होती है इस तरह की। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कितनी रेन कितने पर्टिकुलर टाइम के लिए कलेक्ट हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल उस टाइम में ये रेन हमारे पास में आ गई 2.5 mm, तो इट मीन्स लाइट रेन। और अगर हैवी रेन होगी हमारे पास में, ठीक है, सो वो ऑब्वियसली 2.5 की जगह हाइट ग्रेटर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास में रेनफॉल को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर इसमें कुछ आगे टेक्निकल मेथड्स भी हैं हमारे पास में। सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज एनुअल रेनफॉल। ये क्या होता है? इट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ एनुअल रेनफॉल फॉर लास्ट 35 ईयर्स। 35 ईयर्स की हम एवरेज रेनफॉल देख लेते हैं। इसमें कुछ एक टर्म्स आती है हमारे पास में, इंडेक्स ऑफ वेटनेस। इट इज़ यूज टू फाइंड द रेनफॉल, वेरिएशन और डेविएशन। डेविएशन क्या होता है अभी हम देखेंगे नेक्स्ट। फॉर एनी गिवन ईयर एंड इट्स गिवन। इंडेक्स ऑफ वेटनेस क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर ईयर के लिए अगर हमें निकालना है तो रेनफॉल इन ए ईयर डिवाइडेड बाय एवरेज एनुअल रेनफॉल। एवरेज रेनफॉल 35 ईयर्स। करंटली अगर हम इंडिया की बात करें तो वो हम डिनोट कर रहे हैं 120 सेंटीमीटर से। इन इंडिया द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज 120 सेंटीमीटर। नाउ एवरेज रेनफॉल एंड डिज़ाइन ऑफ रेन गॉज स्टेशन। ये कुछ हमारे पास में 3 टर्म्स है, किस स्मॉल टर्म्स है, ज़्यादा इसके अंदर हम जाएंगे नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ रेनफॉल, टोपोग्राफी ऑफ द रीजन, डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी, तीनों चीज़ें क्या होती है, जस्ट इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना है हम लोगों को। Next is measurement of rainfall. This is very important. Rainfall is measured by an instrument called rain gauge, which is also known as pulvometer and hatometer or ambrometer. Basically rain gauge कितने टाइप्स की होती है हमारे पास? 2 टाइप की होती है। वन इज नॉन रिकॉर्डिंग टाइप एंड अदर इज रिकॉर्डिंग टाइप। नॉन रिकॉर्डिंग टाइप इन इंडिया द मोस्ट कॉमनली यूज नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज इज सीमंस रेन गेज। ये हमें पढ़ लेना है। सीमंस रेंज की क्या होता है हमारे पास में, एक इस तरह का 127 mm का एक गोल्ड आया का एक फ्लास्क होता है। इसके अंदर यहाँ पे कुछ हमारे पास में रीडिंग्स होती हैं। तो
किस तरीके से रेन आ रही है हम लोगों के पास में, और वो पर्टिकुलरली कितने टाइम के लिए किस एक लेवल तक पहुंच जाती है, दैट इज़ द हाइट। ये हाइट हमें मिल जाती है और इसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई जनरल हमको कुछ भी रिकॉर्डिंग डिवाइसेस की नीड नहीं होती है, जस्ट हम एक स्केल से भी हम इसको डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हैं। अदर वन इज़ रिकॉर्डिंग टाइप। बेसिकली टिपिंग बकेट रेन गॉज होता है हमारे पास में, विंगिंग बकेट रेन गॉज होता है, एंड फ्लोट टाइप रेन गेज होता है। ये तीन है हमारे पास में। ये तीन भी जस्ट एक नॉर्मल वे में ही आप लोगों को पढ़ना है, इतना कुछ इसके डिटेल में नहीं जाना है। नाउ द इम्पॉर्टेंट वन इज़ हाउ टू फाइंड द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस। फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास में एक बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है, उस कैचमेंट एरिया के अंदर हम लोगों को कितने नंबर ऑफ रेन गेजेस वहाँ पर इंस्टॉल होंगे ये पता करना है। ठीक है, ऑलरेडी वहाँ पर कुछ होंगे बट वो कुछ ऑप्टिमम नंबर्स हमें प्रोवाइड नहीं होंगे, वो एक नॉर्मल रीडिंग देगा, उसमें कुछ एरर्स होंगी। सो दिस कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अलाउबल परसेंट एरर एंड द वेरिएशन और डेविएशन इन द अवेलेबल रेनफॉल डेटा। इफ़ n is the number of optimum rain gauge, then यहाँ हमें फाइंड कर लेना है n is the CV upon epsilon, where epsilon is allowable percent error and CV is the coefficient of variation. So CV हमारे पास में डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगा, CV is sigma upon x bar. x bar is the mean of the rainfall data. हमारे पास में फॉर एग्जांपल वहाँ पर 3 या 4 प्रेसिपिटेशन गेजेस लगी हुई हैं, तो उनके लिए प्रेसिपिटेशन हमारे पास में वैल्यूज़ आ रखी है, तो उनका एक एवरेज ले लेंगे, वो क्या होगा हमारे पास में एक्स बार, और सिग्मा का फॉर्मूला दे रखा है, दैट इज़ डेविएशन। सिग्मा इज़ व्हाट, सिग्मा इज़ एयर डेविएशन। सो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन ऑफ पी माइनस पी बार। पी इज़ द प्रेसिपिटेशन एंड पी बार इज़ एवरेज, दैट इज़ एक्स बार अपॉन n माइनस वन। यहाँ अलग तरीके से लिख दिया है, इसको हम x माइनस एक्स बार भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम p बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ है दोनों। द वैल्यू ऑफ CV यूजुअली लाइज बिटवीन 15 to 70। ये जो CV की वैल्यू हमें कैलकुलेट होकर आएगी, ये जनरली 15 to 70 होगी, जो कि एक हम मोस्ट जितने भी केसेस लिए हैं उसका एवरेज जो वैल्यू निकल के आता है दैट इज़ इक्वल्स टू 30। ठीक है, सो द अबाव मेथड इज़ यूज फॉर फाइंडिंग द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस। इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। A catchment has 6 rain gauge station in a particular year. The annual rainfall recorded by the different gauge are as follows. So ये हमारे पास में गेज है, हमारे पास टोटल 6 गेजेस हैं, उनकी प्रेसिपिटेशन की वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास में। दीज आर द प्रेसिपिटेशन वैल्यूज़। ठीक है, सो ये P हो गया, इसके लिए हम P बार निकाल लेंगे। P बार आ जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे हम, सम डिवाइडेड बाय 6, तो वो वैल्यू हमें गिवन हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 118.6। सो दिस P माइनस दैट P बार 118.6 गिव्स दिस, एंड P माइनस P बार का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पर इधर क्या चाहिए, P माइनस P बार होल स्क्वायर। सो यहाँ पर हमारे पास P माइनस P बार आ जाएगा और इसका एक समेशन हम लोग ने यहाँ पर निकाल लिया है टेबल के थ्रू। हमें सिर्फ यही वाला डेटा गिवन होता है, हमें जो डेटा गिवन होता है वो यहीं तक होता है। ये आगे की वैल्यूज़ हमने लिखी है सॉल्यूशन में। फॉर 10% एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस। सो हमें ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस निकालने, अगर इनमें 10% की एरर गिवन है तो उस एरर को हमें करेक्ट करना है। सो P बार सबसे फर्स्ट हम लोगों ने देख लिया, सिग्मा इज डेविएशन हमने निकाल लिया, दैट इज 35.04, n इक्वल्स टू 6। सो CV is nothing is sigma divided by P bar multiplied by 100, that is given by this. So n इक्वल्स टू n आ गया हमारे पास में, ये क्या आ गया हमारे पास में, नंबर ऑफ ऑप्टिमम गेजेस। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह का कोई भी एक क्वेश्चन आप लोगों के मिड टर्म्स में या फिर आप लोगों के मेन एग्जाम में आ सकता है, सो इसे पढ़ लेना अच्छे से। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज रेनफॉल। बेसिकली हम एवरेज रेनफॉल जो डिटरमाइन करते हैं उसके लिए 3 मेथड है हमारे पास। फर्स्ट इज़ अर्थमेटिकल मीन मेथड, सेकंड इज़ थीसन पॉलीगन मेथड, एंड फोर्थ इज़ आइसोस्केल मेथड। सो इफ ए कैचमेंट कंटेन्स मोर देन 1 रेन गेज station, then the average rainfall for the entire catchment can be calculated using the following methods. First is arithmetical mean method, हम देख चुके हैं. So when rainfall is uniformly distributed and area is not very large, then P1 P2 are the rainfall values. So P average is P1 plus P2 plus
एन ऑन डिवाइडेड बाय एन। सो यहाँ से हम पी एवरेज निकाल लेंगे। दिस इज़ अ वेरी सिंपल मेथड टू डिटरमाइन द एवरेज प्रेसिपिटेशन और एवरेज रेनफॉल। नेक्स्ट इज थीसन पॉलीगन। इसे हम वेटेड एरिया मेथड भी बोलते हैं। एरिया इज़ लार्ज एंड रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर पे एरिया A1 है, यहाँ पर हमारे पास में एरिया A2 है, यहाँ पर एरिया हमारे पास A3 है। डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है और डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पर हमारे पास में प्रेसिपिटेशन है। ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, P1 फॉर एरिया A1, P2 फॉर एरिया A2 एंड Pn फॉर एरिया AN। P average इक्वल्स टू P1 A1 प्लस P2 A2 प्लस एन सॉन डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। सो इस तरीके से ये हमारे पास में जिस तरीके से हम एक्स बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं उसी तरीके से अर्नविन्स फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं हम लोग। सो टू डिटरमाइन द पी एवरेज दैट इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ PI AI डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ AI। एक यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने। फॉर एग्जांपल कोई भी एक रीजन है हमारे पास में इस तरह का, यहाँ पर हमारे पास में 1 नंबर रेन गॉज है, यहाँ हमारे पास 2 नंबर रेन गॉज है, यहाँ हमारे पास 3 नंबर रेन गॉज है। तो हमें जनरली यहाँ पर इनके बीच में ट्राइंगल बना लेना होता है। अगर सपोज हमारे पास में 4 है, ये हमारे पास में एक और है, ये सेकंड हो गया हमारे पास में, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। ठीक है, सो इनमें सबसे फर्स्ट तो इनकी बाउंड्रीज को जोड़ देंगे हम। नाउ जो भी सबसे नियरेस्ट डायगोनल होंगे हमारे पास, नियरेस्ट डायगोनल कौन सा है हमारे पास 2 और 3, तो इसे हमने मिला लिया। ये हम मिला लेंगे बट हम दोनों डायगोनल नहीं मिलाएंगे, सो हम 1 और 4 को नहीं मिलाएंगे। सो अब हम अगेन आ जाते हैं इसी वाले एग्जांपल पे। सो यहाँ P1 है, सो इसका सेंटर, इस लाइन का सेंटर एंड 2 3 का सेंटर, यहाँ से हम लोगों ने इस तरीके से लाइन खींच दी है। तो ये 1 वाला रीजन कौन सा हो गया हमारे पास में, दिस इज A1, दिस इज A2 एंड दिस इज A3। सो अगेन वही जो हम ऊपर देखा था यहाँ पर, उसी तरीके से हम लोग देख लेंगे। नाउ एरिया क्या हो जाएगा, P1 A1, A1 इज द एरिया, दिस A1 प्लस P2 A2 प्लस P3 A3 प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। फॉर दिस सिमिलरली हम इस क्वेश्चन के लिए भी कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट इज आइसोहेटल मेथड। इट इज़ ए लाइन जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल मैग्नीट्यूड। मैप्स आर द वन विच शोज कंटूर्स ऑफ इक्वल रेनफॉल मैग्नीट्यूड। कंटूर्स आप लोगों ने सर्वे में पढ़ा है, कंटूर्स क्या होते हैं। सो हमारे पास में यहाँ पर हम लोगों ने P1 दे दिया है, प्रेसिपिटेशन इन दिस पार्ट, प्रेसिपिटेशन इन दिस पार्ट। इन दोनों के बीच में जो भी एरिया आएगा हमारा दैट इज नोन एज A1। सो P2 P3 के बीच में A2, सिमिलरली Pn-1 और Pn के बीच में An-1। सो P एवरेज हम कैलकुलेट कर लेंगे P0 प्लस P1। यहाँ पर हमारे पास में क्या है P0, तो P0 प्लस P1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हम एक एवरेज प्रेसिपिटेशन पे पहुँच गए, मल्टीप्लाई बाय A0। सिमिलरली हम इस तरीके से डिवाइडेड बाय A0 प्लस A, ये हमारा क्या हो जाएगा, आइसोहेटल मेथड। सो ये हमारे पास में टोटल 3 मेथड्स हो गए हैं टू डिटरमाइन द एवरेज रेनफॉल। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज और लास्ट टॉपिक इन हाइड्रोलॉजी इन दिस लेक्चर, लेक्चर नंबर 2, लॉसेस फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। मेनली हमारे पास में 4 लॉसेज हैं। इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन हो रहा है हमारे पास में, फॉर एग्जांपल हमारे पास में 100 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ठीक है, होना चाहिए, बट हमारे पास में हो कितना रहा है, हमें मिल कितना रहा है, वो 98 सेंटीमीटर। सो 2 सेंटीमीटर क्या हो गया हमारे पास में, दैट इज़ लॉस, 2 सेंटीमीटर। सो वो लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन हो सकता है, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन हो सकता है, ड्यू टू इंटरसेप्शन हो सकता है और ड्यू टू डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, सो हमारे कोर्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट दे रखे हैं वो है इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। सो इवेपोरेशन, व्हेन लिक्विड चेंज टू गैस स्टेट। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इवेपोरेशन क्या होता है। सो वेपर प्रेशर की अगर बात करें तो इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर। विंड प्रेशर की अगर बात करें तो विंड प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है, बट विद सम लिमिट। जब एवेपोरेशन मैक्सिमम हो जाता है तब उसके बाद में विंड स्पीड क्या हो जाती है हमारे पास में, कितनी विंड स्पीड बढ़ती जाएगी, एवेपोरेशन क्या रहेगा हमारा मैक्सिमम स्टेज पे ही रहेगा। तो इनिशियली वो क्या होता है हमारे पास में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस evaporation also increases. Atmospheric pressure, when atmospheric pressure increases, it means evaporation decreases.
सॉल्युबल सॉल्ट, कोई भी अगर हमारे पास में सी वाला एरिया है वहाँ पर अगर सॉल्ट ज़्यादा प्रेजेंट है, इट मीन्स वेपर प्रेशर वहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज। वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी क्या होगा, डिक्रीज। सरफेस एरिया नाउ, रेट ऑफ एवेपोरेशन, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वाटर ज़्यादा होगा, वाटर ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। मेथड्स हैं इसके, रिडक्शन इन सरफेस एरिया बाय प्रोवाइडिंग कवर्स, मैकेनिकल कवर्स, प्रोवाइडिंग केमिकल फिल्स, इनसे क्या कर सकते हैं हम, रिड्यूस कर सकते हैं एवेपोरेशन को। मेथड टू डिटरमाइन एवेपोरेशन, क्लास ए एवेपोरेशन से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ISI मेथड हो सकता है, कोलोराडो मेथड है हमारे पास में, एम्पेरिकल मेथड, ये 4 मेथड। इन्हें भी एक नॉर्मल स्टडी पर्पस से ही आप लोगों को पढ़ना है, इतनी कुछ खास पूछा जाएगा तो बस 2 मार्क्स में आएंगे आप लोगों के कि क्या क्या मेथड होते हैं, थोड़ा सा समझाना है। ट्रांसपिरेशन, नाउ a process by which water leaves by body of plant and goes into the atmosphere as water vapor, means ये plant है हमारे पास में, ठीक है, इन प्लांट से अगर कोई भी वाटर वेपर्स निकल रही है तो दैट इज़ नोन एज ट्रांसपिरेशन। ये भी एक क्या है हमारे पास में, टाइप ऑफ लॉस इन प्रेसिपिटेशन। इसे डिटरमाइन कर लेते हैं हम लेजीमीटर से, फील्ड प्लॉट से, पेनमैन्स इक्वेशन से और क्रिडल इक्वेशन से, ब्लैंसी क्रिडल इक्वेशन से। सो बेसिकली यही है आप लोगों का अभी तक के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, व्हाट इज़ रन ऑफ, व्हाट इज़ हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ, ये 3-4 टॉपिक्स हैं जो हैं हमारे, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। जब तक के लिए सेफ रहो, थैंक यू वेरी मच।